नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। दिनांक 20 जून 2021 की खबरें लेकर हाजिर हूं। तो फटाफट से 5 मिनट के अंदर कवर अप करते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले जो सभी छात्र अभी तैयारी जिन्होंने शुरू की है और जो थोड़ा पीछे रह गए हैं, उन सभी के लिए मई माह का करंट अफेयर्स का अंक आ चुका है। तो आज ही आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर जाएं और मई 2021 का जो गुलदस्ता करंट अफेयर्स का अंक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, उसको आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में, जो कि जुड़ा हुआ है विज्ञान से। दोस्तों, तमिलनाडु जो कि राजस्थान भारत का जो है एक दक्षिण पूर्वी राज्य है, और जिस क्षेत्र में जो है पानी की बहुत स्कैरसिटी है, लगभग एक चौथाई क्षेत्र जो सीधा सीधा तमिलनाडु में तटीय प्रदेश है, वहां पर पानी बहुत कम है, और इसीलिए उस क्षेत्र में अब समुद्री जल से पानी बनाने का काम किया जा रहा है। तो राज्य में पीने के पानी के लिए समुद्री जल का सौर तापीय फॉरवर्ड ऑस्मोसिस किया जा रहा है, और इसके माध्यम से इसका अलवणीकरण करके इसको पीने योग्य बनाया जा रहा है। ये काम तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में स्थित सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्र रामनाथपुरम जिले के एक गांव नरप्पियूर में शुरू किया गया है। दरअसल आईआईटी मद्रास के साथ में मिलकर के एक संगठन है जो यहाँ पर अब जो है समुद्र के पानी से साफ पानी बना रहा है। इस गांव में अब हर दिन समुद्र के पानी से लगभग 20,000 लीटर साफ पानी का उत्पादन होगा, और इसके लिए जो तकनीक उपयोग की जा रही है वो है सौर तापीय फॉरवर्ड ऑस्मोसिस प्रणाली। इस पर मैं अभी बात करूंगा। एफओ प्रणाली कम लागत, कम ऊर्जा खपत, संसाधन के अच्छे उपयोगों की संभावना, उच्च दबाव के समाधान में, कम दबाव संचालन के कारण मेम्ब्रेन में कम गड़बड़ी, मेम्ब्रेन की आसान और अधिक सफाई और बाकी चीजों को निश्चित करती है। दरअसल मैं आपको समझाता हूं कि ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस को बोलते हैं हिंदी में परासरण। दोस्तों, इसमें होता क्या है, परासरण की प्रक्रिया जो है उसमें एक विलयन है। ठीक है, आपके पास में क्या होता है, कोई भी विलयन होता है, यहाँ पर एक झिल्ली का प्रयोग किया जाता है जो होती है सेमी परमिएबल, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब है एक ऐसी झिल्ली जो कुछ चीजों को या एक आकार से कम की चीजों को तो जाने, आकार से अधिक की चीजों को रोक लेती है, जबकि उससे कम आकार की चीजों को जाने देती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की एक झिल्ली होती है जिसको यहाँ पर लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो विलायक है, जैसे कि यहाँ पर जल एक विलायक का काम करता है, विलयन है ना, एक विलयन जो होता है उसमें दो चीजें होती है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलायक जल हो गया और विलेय हो गई अशुद्धि। ठीक है, विलेय हो गई कोई भी अशुद्धि जो उस पानी में, जैसे यहाँ पर नमक या जो भी घुला हुआ है वो विलेय हो गया। तो जहां पर भी विलेय की सांद्रता कम होती है तो क्या होता है, कम सांद्रता वाला जो एरिया है वहां से अधिक सांद्रता वाले एरिया की ओर पानी का यहाँ पर आवागमन होता है, विलायक का आवागमन होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ऑस्मोसिस। फॉरवर्ड ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं कि इस झिल्ली का प्रयोग करते हैं, और इस झिल्ली में क्या होता है, जहां पर सांद्रता कम है विलेय की, उस ओर से जहां सांद्रता ज्यादा है उस ओर जो विलायक है उसका प्रवाह होना शुरू हो जाता है। मतलब जो जल घुलनशील जल का जो पानी है वो एक तरफ से निकल करके दूसरी ओर जाने लगता है जिधर जल की सांद्रता ज्यादा है। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड ऑस्मोसिस। यदि हम फॉरवर्ड ऑस्मोसिस पर ही विपरीत तरफ से दबाव डालें तो इससे बनता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यह गमन होता है। दरअसल इस प्रक्रिया का प्रयोग हमारे जितने भी जीव हैं, जीव विज्ञान में खासकर कोशिकाओं में इसका प्रयोग होता है। हमारी कोशिकाएं भी इस परासरण प्रक्रिया का प्रयोग करती है। किशमिश को आपने देखा होगा, किशमिश जो है उसमें क्योंकि किशमिश के अंदर जो उपस्थित तत्व हैं उनकी सांद्रता ज्यादा होती है, जबकि किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं तो बाहर पानी जो कि विलायक है उसमें विलेय तत्वों की संख्या बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद किशमिश में जो है बाहर से अंदर की ओर पानी का प्रवाह होता है और किशमिश फूल जाती है। ये परासरण या फॉरवर्ड परासरण का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं परासरण प्रक्रिया या ऑस्मोसिस प्रक्रिया, जिसका प्रयोग जल के शुद्धिकरण में तमिलनाडु में किया जा रहा है। तमिलनाडु में ये काम आईआईटी मद्रास और एक संस्थान जिसका नाम है एम्पीरियल केजीडीएस अक्षय ऊर्जा, इन दोनों ने मिलकर के करना शुरू किया, और धीरे धीरे इसे अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान से संबंध रखने वाली एक बालिका है सारा छिपा। उन्होंने हाल ही में 195 देशों की राजधानी और वहां चलने वाली सारी मुद्राओं को याद करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। भीलवाड़ा जिले से संबंध रखने वाली बालिका का रिकॉर्ड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले तक का जो रिकॉर्ड था वो केवल मात्र देश और उनकी राजधानियों को याद करने तक सीमित था,
लेकिन इन्होंने न केवल देश, राजधानी, बल्कि उसके साथ साथ उनकी मुद्राओं को भी याद करके रिकॉर्ड बनाया है, और वो भी बहुत ही छोटी उम्र में। दुबई में इन्हें सम्मानित किया गया। मुंबई में ब्रेन ड्राइम कॉग्निटिव सॉल्यूशंस के फाउंडर सुशांत मैसूरकर ने इनका मार्गदर्शन किया। 2 मई 2021 को सारा ने यह सफलता हासिल की, और पहले का रिकॉर्ड जो कि केवल देश और राजधानी के नाम का था, उसमें मुद्रा जोड़ करके इन्होंने पहली बार इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया है। इब्राहिम राइसी निम्नलिखित में से किस एक देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? मिडिल ईस्ट में स्थित ईरान जो है, वहां पर हाल ही में चुनाव का आयोजन किया गया, और इसमें जो इब्राहिम राइसी है उनकी जीत लगभग पक्की हो चुकी है। हालांकि वहां मतगणना हो रही है, लेकिन चूंकि उनके जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है और उन हार को स्वीकार कर लिया है, इसलिए जो पूर्व न्यायपालिका प्रमुख थे ईरान के, इब्राहिम राइसी, वो अब नए राष्ट्रपति के रूप में वहां पर पद ग्रहण करेंगे। उनके विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने जो है हाल ही में इसकी पुष्टि की, वे ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी का स्थान लेंगे। दोस्तों, ये जो इब्राहिम राइसी हैं, इनको यूरोपियन देशों और अमेरिका का कट्टर जो है आलोचक माना जाता है, और ईरानी राष्ट्रपति पर पदभार संभालने से पहले ही अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है। यह प्रतिबंध उन पर 1988 में राजनीतिक कैदियों की सामूहिक हत्या के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेलने वाली ईरानी न्यायपालिका के मुखिया के तौर पर लगाया गया था। दोस्तों, देश को एक अपूरणीय क्षति हाल ही में हुई है। दिवंगत मिल्खा सिंह जी जो हैं, उनका हाल ही में निधन हुआ कोरोना की वजह से, और देश की एक महान हस्ती जो है वो हमसे विदा हो गई। उन्होंने देश के लिए 3 ओलंपिक में हिस्सा लिया, जिनमें मेलबर्न, रोम और टोक्यो सम्मिलित था। मैंने पूछा है किस में नहीं लिया था, तो मैक्सिको में उन्होंने नहीं लिया था। भारत के इस महान धावक को दुनिया भर में फ्लाइंग सिख का नाम से जाना जाता है, जो उन्हें दिया गया था अयूब खान, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा, जो आपके पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। भारत के लिए 1958 के कार्डिफ में उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा एशियन गेम्स में इस महान धावक के 4 गोल्ड मेडल भी थे। वो 2 बार नेशनल चैंपियन भी रहे। ओलंपिक में भारत की तरफ से 1960 में कांस्य पदक चूकने से वो जो है कांस्य पदक जीतने से चूक गए थे, क्योंकि 250 मीटर तक आगे रहने के बाद अचानक उनकी स्पीड कम हुई और उसके बाद वे चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने 3 ओलंपिक 1956 मेलबर्न, 1960 रोम और 1964 टोक्यो में हिस्सा लिया था, जो उनके बारे में आपको जानना भी जरूरी है। चलिए, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग हाल ही में ये जारी की गई IMD द्वारा, और इसमें भारत का पिछली बार की तरह ही 43वां स्थान बरकरार है। 64 देशों की इस रिपोर्ट में जो है भारत 43वें स्थान पर रहा, और यह रिपोर्ट किसी देश में उपलब्ध प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के बारे में जानकारी प्रदान करती है। 17 जून 2021 को ये रिपोर्ट आई है। ये जो रिपोर्ट है ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जो है जारी की गई है, और इसमें स्वीडन, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क तीनों यूरोपीय देश है जो टॉप पर रहे हैं, जबकि वेनेजुएला, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट देशों में सम्मिलित हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। वैसे मैंने इस पर डिटेल में चर्चा की है, तो डिटेल में चर्चा अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इस लिंक पर आप जाएं और वहां से विस्तार से इसको देखें। हमारी एप्लीकेशन RS जंक्शन पर जो रिपोर्ट एंड रैंकिंग का कोर्स है, वहां पर मैंने इसके नोट्स भी अवेलेबल कराए, जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्विट्जरलैंड प्रथम, स्वीडन दूसरे, डेनमार्क तीसरे, नीदरलैंड चौथे और सिंगापुर 5वें स्थान पर रहा। एशिया की बात करें तो सिंगापुर 5वां, हांगकांग 7वां, ताइवान 8वां और चीन 16वां है। ब्रिक्स देशों में चीन के बाद भारत का स्थान है, फिर रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका है। बोत्सवाना की बात करें तो वो इसी साल जोड़ा गया है। तो इसके क्या क्या घटक हैं, कैसे इसकी रैंकिंग बनती है, उन सारे मुद्दों पर आपको उस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी, तो आप इस कक्षा को देखने के बाद उसे भी देख सकते हैं। चलिए, तो यहीं पर मैं समाप्ति करूंगा आज की कक्षा की। इंडियन पॉलिटी पर हमारा कोर्स शुरू हो चुका है और आगे बढ़ रहा है लगातार, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और RS प्रीलिम्स और मेंस के लिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत से बड़े पोर्टल हैं जहां पर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि दोस्तों ये पोर्टल जो मेहनत आप सभी के लिए कर रहा है, उतनी उस स्तर पर मेहनत कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद एक RS एस्पिरेंट हूँ और लगातार अभी हाल ही मैंने इंटरव्यू भी दिए हैं। तो आप सभी मेरे साथ बन करके मेरा जो अनुभव है उसका लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।